क्या हुआ था उस दिन? याद है उल्फत आपको? गुड इवनिंग टू ऑल। जी गुड सर, इवनिंग। मुझे याद है। मैं जिस सोफे पे बैठा था वो भी याद है मुझे। सही है। सच में उस टाइम हमारे लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट ड्रीम था, इसलिए मैं सबसे ज्यादा सीरियस था उसके लिए। बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात है बीइंग एन अपलाइन, मुझे इतना फ़ख्र है तुम्हारे ऊपर उल्फत, कि तुमने जो कहा था उस दिन वो सारा अक्षरशः पूरा कर दिया था। और सबसे बड़ी बात है, जनरली मैंने ये देखा है कि जब आदमी शादी कर लेता है तो वो डिफ़ोकस हो जाता है। लेकिन आप दोनों ने आके मिलके तहलका मचा दिया, आप रुके नहीं जब तक कि आपने एक बड़ा लेवल अचीव नहीं कर दिया। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो आज हमारे ऑडियंस को सीखना चाहिए। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आपसे कुछ सवाल-जवाब शुरू करूँ, सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूँ अपने सारे पार्टिसिपेंट का, हूसोएवर अचीव 50 पर्सनल पीवी। मेरी तरफ से बहुत ज़बरदस्त तालियाँ और बहुत ज़बरदस्त मुबारकबाद, क्योंकि आप वो हैं जो हज़ारों में छँट के ये 123 लोग आए हैं और ये डिज़र्व करते हैं ये सारी नॉलेज उनको मिले। तो आपका एक बार फिर स्वागत। और उल्फत, मेरा पहला क्वेश्चन आपकी तरफ जा रहा है। बहुत सोच समझ के आंसर दीजिएगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है आप एक स्टूडेंट थे, सही है? और मैं अच्छी तरह ये भी जानता हूँ कि आपने कभी नौकरी का बायोडाटा नहीं भरा, राइट? तो यस आपको क्या चीज़ ने मोटिवेट किया एमवे जॉइन करने के लिए और एमवे में बने रहने के लिए? क्योंकि आज मैं गारंटी कर सकता हूँ आपकी जो इनकम एमवे से आ रही है, वो अच्छे-अच्छे कॉर्पोरेट मैनेजर से भी अच्छी आ रही है, राइट? तो व्हाट मोटिवेटेड यू फॉर जॉइनिंग एमवे एंड रिमेनिंग इन एमवे? थैंक यू सर। आपने बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, आपने एक बिल्कुल भाव को कुरेद दिया आपने। सबसे पहले तो मैं सबको स्वागत करूंगा और गुड इवनिंग बोलूंगा सारे पार्टिसिपेंट्स और एंड अचीवर्स को। सर, एक्चुअली में जो मेरा जन्म हुआ एक गांव में हुआ है और मेरे पिताजी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। मेरे चाचा भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं अभी भी। तो एक हमारी जो पृष्ठभूमि रही है वो हमने देखा कि एक सैलरी आती थी और वो वक्त से पहले खत्म होती थी और कंप्रोमाइज होता था और मनचाहा जो चीजें हम लोग जिंदगी में चाह सोचते थे वो हो नहीं पाता था। तो इस चक्कर में खेती बाड़ी भी होती थी घर पे। तो एक जब हम प्लान देखे थे इस बिजनेस का, हम थैंक्स बोलना चाहेंगे हमारे अपलायन संतोष जैन चंचल भाभी को। उन्होंने अपने ऑफिस में बुला के साइन कराने से पहले, हमने साइन कर दिया था शायद पहले बिजनेस साइन किया था, बाद में प्लान समझा था। जब हम ऑफिस में गए थे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस के नजारत में बैठ के सर अपने चेयर टेबल पे प्लान दिखाए थे। तो उस टाइम जब उन्होंने 6 स्ट्रक्चर आपका बनेगा और ये 6 प्लेटिनम होंगे, उस टाइम डीडी बोला जाता था, और 16,000 का इनकम एक प्लेटिनम लेग से उस टाइम दिखाया जाता था, 4 लाख का टर्नओवर पे सिल्वर होता था। तो जो 96,000 रुपया बताया गया मुझे और कि आपको साल मंथली इनकम होगी, तो हम देख रहे थे मेरे पापा का तो सैलरी 7-8 हजार रुपया है और ये 96,000 की बात कर रहे हैं। तो ये जो किचकिच है हम लोग के घर में, ये किचकिच नहीं होगा शायद अगर हम इस चीज को कर गए तो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है और हम अपनी जिंदगी में टॉप पे आ सकते हैं, सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ लीड कर सकते हैं। वो मेरे दिमाग में क्लिक किया था क्या बात! सर, इसकी वजह से हम इस बिजनेस में आए। बहुत बढ़िया उल्फत, इट वाज़ अ नाइस आंसर। और यहाँ पे मैं इनफैक्ट नरगिस से भी पूछना चाहूँगा कि नरगिस, तुम्हें कैसे पता था कि ये इतना शानदार सपोर्टिव रहेगा और आप लोग छा जाओगे बिल्कुल बिहार में, उसके बाद पूरी इंडिया में? थैंक यू सर, ये सवाल मुझसे भी पूछने के लिए। और सबसे पहले तो हम ईश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे कि हम लोग मनुष्य रूप में जन्म लिए। और इसके बाद क्या कहते हैं, इस बिजनेस को हम हस्बैंड को धन्यवाद देंगे कि ये इनको एमबे बिजनेस समझ में आया और इन्होंने किया। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि हम जिस एलओएस से जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। जैसे यहाँ पे अजय सर, सीमा भाभी, फिर सैलन सर, रेणुका भाभी, इसके बाद क्या कहते हैं हमारे पार्थो सर, नंदनी मैम, और सबसे अच्छी बात हमारे जो कंट्री मेंटर हैं सुमित सर। तो इन लोगों के बीच हमें रहने का और बातचीत करने का मौका मिला। और मैं एक बात बताऊंगी, जब मैंने स्टार्टिंग में मैंने जब इस बिजनेस प्लान को देखा था तो मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं थी। इनफैक्ट कि मेरा बहुत ये भी नहीं था कि इस बिजनेस को करूं, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े बड़े थे। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत स्मार्ट वे में एक काम किया कि इन्होंने ये जानते थे कि ये बहुत मतलब तुरंत में समझने वाली नहीं है और इसको डायरेक्टली हम समझा नहीं सकते हैं, तो इनडायरेक्टली इन्होंने मुझे एक फंक्शन में भेज दिया। और उस फंक्शन में जाने के बाद मेरे जो भी क्वेश्चन थे ना, वो धीरे धीरे करके मुझे लगा कि अरे अगर मैं इस बिजनेस को कर लूं तो मेरा जो एक सपना है घूमने फिरने का, क्योंकि मैं 24 घंटे एक कमरे में कभी बंद नहीं रह सकती। मैं अगर फ्लैट भी लेती हूँ तो देखती हूँ उसमें खिड़की दरवाजे है कि नहीं, क्योंकि दीवार में क्या देखेंगे। और मैं 24 घंटे में पढ़ाई बहुत करती थी, लेकिन आइसक्रीम खाने भी मुझे बाहर जरूर जाना था।
तो इस वजह से मैंने इस बिजनेस प्लान को थोड़ा समझा कि अगर मैंने इसे कर लिया तो इंडिया तो क्या, फॉरेन ट्रिप भी हमें मिल सकता है। तो फैंटास्टिक। ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर मैंने फंक्शन टू फंक्शन ये मेरा फेथ लेवल बढ़ता चला गया और मुझे लगा ये राइट डिसीजन होगा मेरी लाइफ का अगर मैंने इनसे शादी कर ली और इस बिजनेस को कर लिया तो। वाह! इट्स ग्रेट। नरगिस, वेरी वेल आंसर्ड, बहुत ही अच्छा लगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। आई थिंक यू आर द राइट कपल जिससे मैं ये क्वेश्चन पूछूँ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अब देखिए बढ़ते ही जा रहे हैं, 130 हो गए हैं। तो कई सारे यंगस्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं। और हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ पे हमें नौकरी सच मायने में माँगना नहीं चाहिए, हमें नौकरी देने वाला बनना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे उल्फत और नरगिस, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जो बहुत अहम सवाल है, और ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ, जितने भी यंगस्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनफैक्ट पूरे इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं, वो ये सवाल पूछना चाहते हैं आप लोगों से, क्योंकि आप एक सफल कपल हैं, आप प्रूव कर चुके हैं कि क्या एक यंगस्टर इस अपॉर्च्युनिटी को फुल टाइम ले सकता है? और ये मेरा आप दोनों से सवाल होगा बारी-बारी से। थैंक यू सर। एक्चुअली में सबसे पहले ना ये सवाल खुद से करने का है जो हमने अपने से किया कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी स्टडी और मेरी जो कैपेबिलिटी है या मेरा जो स्ट्रेंथ है उससे मैं किस किस जॉब को अचीव कर सकता हूँ। सबसे पहले तो वो मैंने एनालिसिस किया और लगा कि मेरी इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं बहुत अच्छी जगह लेडर चढ़ सकता हूँ और बहुत अच्छी जॉब को मैं पा सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने आप को चेक किया। दूसरी जरूरी चीज की ये देखा कि अगर मैं इसमें रिस्क उठाऊं, जो मेरे साथ हुआ सर, अगर मैं रिस्क उठाऊं इसमें, अगर मैं इस बिजनेस को कर गया तो जिंदगी बदलने वाली है। तो ये सबसे पहले ना क्लियर होना जरूरी है बच्चों को या लड़कों को, जो भी यंगस्टर इस बिजनेस को करना चाहते हैं, कि मेरी काबिलियत क्या है और मैं कहाँ तक पहुंच सकता हूँ। दूसरी जरूरी चीजें जो हमने देखी है कि अगर आपके पेरेंट्स इस बिजनेस में सपोर्ट करते हैं तो आप इसको एज ए करियर फुल टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। और जो मैंने, चूंकि एज ए स्टूडेंट इस बिजनेस को जब हम बिल्ड करना शुरू किए तो बहुत सारी दिक्कतें आई मेरे साथ भी। और कई बार ट्रेन का टिकट बनाना पड़ता था, सेमिनार जाने का पैसा चाहिए होता था, बिजनेस बिल्ड करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए पैसा चाहिए होता था, कुछ प्रोडक्ट यूज करने के लिए पैसा चाहिए होता था। तो उस सिचुएशन में मैं पापा से मांगता था तो मुझे मिल जाता। एक वक्त आया था कि पापा ने भी देना बंद कर दिया। फिर मैंने कुछ काम ऐसा भी किया जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाए जो मैं एमबीए बिजनेस में सर्वाइव कर सकूं। तो जो नए लोग हैं, अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, यंगस्टर हैं, आप इस बिजनेस को बिल्ड करें तो जरूर आप फुल टाइम कीजिए। अदरवाइज मेरा ऐसा मानना है कि कुछ ना कुछ अगर हम कहीं इन्वॉल्व हैं, 10,000 20,000 25,000 कहीं से भी मेरे पास आ रहा है, ये बिजनेस करना और आसान हो जाता है। तो दोनों ही स्थिति में हम यस बोलेंगे सर। फुल टाइम एज ए करियर भी लोग चूज कर सकते हैं या फिर पार्ट टाइम में भी इसको चूज कर सकते हैं। वो इसे मैं एग्जाम्पल हूँ, बट मैं जिद्दी था सर कि मैं करके ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं 8x8 के कमरे में मैं कटिहार में रहता था और उसका रेंट 600 रुपया देना होता था मुझे। तो मैं 8 महीने तक नहीं दे पाया था। और जो रेंट मकान मालिक था रोज बोलते थे खाली कर दो, खाली कर दो। रोज आते थे शाम में उधर से, और कब खाली कर रहे हो। अब मेरे दिल पे बहुत जोर से चोट लगती थी कि काश मेरे पास ये पैसा होता और इनको मैं आज दे के आज ही खाली करके निकल जाता। मैं भी जिद्दी था, मैं भी उतना ही बेशरम, अपने बिजनेस में लगा रहा, फोकस्ड रहा, सिल्वर शिप किया, 8 महीने का रेंट भरा और अगले दिन खाली कर दिया। तो सर जिद्दी तो होना पड़ेगा और कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी लोग कर सकते हैं। अदरवाइज फ्लक्चुएशन रोज आता है। ट्रू। यही मेरे तरफ से सर इस बारे में। थैंक नरगिस? सर इसको ना, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट स्टार्ट करना चाहे तो जैसे कोई ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करता है एज अ पार्ट टाइम, तो गार्जियन से कुछ मिल रहा है और पार्ट टाइम में कुछ और कर रहे हैं, तो कुछ और कर रहे हैं तो ट्यूशन अगर पढ़ा भी रहे हैं तो कितना घंटा पढ़ाएंगे, 2 घंटे पढ़ाएंगे, 4 घंटे पढ़ाएंगे, उससे ज्यादा तो नहीं होगा, उसमें कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम लोग पार्ट टाइम इस बिजनेस को स्टार्ट करें 2-2 घंटे करके, तो इसमें आगे जाके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकता है। इसीलिए इसको आप कैरियर के रूप में बाद में ला सकते हैं। और दूसरी बात, मैं लेडीज लोग को एक चीज कहती हूँ, लड़कियों को खासकर, कि अगर तुम कुछ भी कर रहे हो तो वो तुम्हारे साथ ससुराल नहीं जाने वाला है। लेकिन अगर तुमने इस बिजनेस को कर लिया ना, तुम्हारी शादी जहां भी होगी, ये तुम्हारा दहेज, तुम्हारे साथ तुम्हारे दहेज में ये जाएगा। तो क्या इसको बात है, क्या बात है। लेके जा सकती हो। और चूंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे घुमाया, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम अपने हस्बैंड को घुमाओ। फैंटास्टिक, ऑसम नरगिस, और दिस वाज द रियल आंसर व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। ये बहुत ही देखिए अच्छा जवाब दिया है कि इस बिजनेस को आप फुल टाइम भी ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू।
क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि आप ज़िद्दी हैं कि नहीं है, दिस इज़ द टैगलाइन इस आंसर को अंडरलाइन करिए कि अगर आप ज़िद्दी हैं, क्योंकि देखिए कॉर्पोरेट जगत ले लीजिए, कहीं पे भी आप ले लीजिए, अगर सफलता आती है तो इस वर्ड से आती है कि आप कितने ज़िद्दी हैं। रॉबर्ट कियोसाकी, मैंने देखा वो हाइली एजुकेटेड थे, लेकिन वो अपनी कार में सोए कम से कम 6 महीने। वो अच्छी जॉब ले सकते थे, लेकिन वो एक अपना बिज़नेस खड़ा करना चाहते थे, इसलिए वो और उनकी वाइफ कार में सोए सो दैट वो नौकरी नहीं करें और अपना एक बड़ा-सा बिज़नेस खड़ा करें। और आज ही इज़ ए मल्टा बिलियनेयर। आप सोचिए डोनाल्ड ट्रम्प के साथ उनकी पार्टनरशिप है ना? को-ऑथर हैं वो उसके। तो ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि आपको ज़िद्दी होना पड़ेगा और यही एक यंगस्टर्स में हम लोगों को नहीं मिलता है कि वो होता क्या है 10 दिन के लिए मोटिवेटेड रहते हैं, फिर 10 दिन के बाद नहीं रहते हैं। तो यस। ज़िद्दी होने का मतलब है वन्स यू आर मोटिवेटेड देन ऑलवेज़ यू आर मोटिवेटेड। दिस इज़ द मेन पंच लाइन। और देखिए नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 142 हो चुके हैं, राइट? अब एक सवाल आप दोनों से मैं पूछना चाहता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने ज़ैड खान से भी ये क्वेश्चन किया था और ये क्वेश्चन वाक़ई एकदम रोंगटे खड़े कर देता है क्योंकि मेरे पास भी इसके अच्छे जवाब हैं और ये हर किसी के इंडिविजुअल होते हैं। तो उल्फत और नरगिस, मैं आपसे उस चीज़ के बारे में पूछना चाहता हूँ जो आपको इस बिज़नेस में सफलता होने के बाद मिली, मतलब दैट इज़ ए सक्सेसफुल लाइफ़, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वाओ सर, इस बिजनेस के बगैर सर हम अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इस बिजनेस को अगर सोचें और इस बिजनेस को ना सोचें तो दोनों के अंतर को अगर हम लोग देखें तो पूरी जिंदगी लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज में हमको जीना पड़ता सर। ट्रू। लेकिन जब हमने ये डिसीजन लिया और इस बिजनेस को बिल्ड किया और जब अपनी शर्तों पे आज जिंदगी को जी रहे हैं तो हमारे पास सर चॉइस है, हमारे पास लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस है। हम फुल टाइम फादर है अपने बच्चों के, हम फुल टाइम पेरेंट्स है अपने बच्चों के, और फुल टाइम हस्बैंड अपनी पत्नी के, और अपने माँ बाप के लिए वक्त निकाल पाते हैं। और जो मुझे जो सबसे अच्छी चीजें जो इस बिजनेस से मिली, सर बहुत लोग एक बहुत अच्छा शेर है कि उम्र दराज लाए थे मांग के 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी पूरी जिंदगी में 1 साल 2 साल 4 साल जिंदगी को जी पाते हैं, बट इस बिजनेस में अगर हम जिस टाइम से प्लेटिनम शिप किए सर, पिछले 10-12 साल से हमने अपनी जिंदगी के हर पल को जिया है ट्रू। और हर पल को खुशी के साथ जिया है। वैसे इस खुशी के लिए हमारे सारे लोग जिम्मेदार हैं। हमारी टीम की बहुत सारी एहसानात है हमारी जिंदगी में, हमारे पेरेंट्स की दुआएं हैं, आप लोगों की ब्लेसिंग्स है सर, आप अप्लायंस की। तो ये सबों की दुआओं की वजह से हम आज जो भी पा सके हैं। बट हमारे जिंदगी में पैसे को लेकर के खिचखिच खत्म हो चुका है, हम लोग टाइम को लेकर के हमारी जिंदगी में खिचखिच खत्म हो चुका है। हम लोग कुछ अगर शॉपिंग करते हैं तो जरूर अच्छा से अच्छा कर पाते हैं। और हम जब शुरुआत किए थे इस बिजनेस की सर, तो हम साइकिल से शुरू किए थे। मेरे एक टीचर थे गांव में, वो मेरे पॉकेट में ड्रीम डायरी थी, वो पॉकेट से छीन लिए और मेरे सारे ड्रीम्स को उन्होंने पढ़ लिया। उसमें लिखा हुआ था हुंडई का 10 परचेज करेंगे, मम्मी पापा को ट्रेवल के लिए भेजेंगे, हज के लिए भेजेंगे, और हीरो होंडा का बाइक स्प्लेंडर खरीदेंगे। उस टाइम बाइक का वो चलता था, हीरो होंडा स्प्लेंडर का, ये सब लिखा हुआ था उसमें सर। तो वो जब हम गांव जाते थे ना तो मुझे चिढ़ाते थे, और बेटा i10, और बेटा हुंडई, और बेटा एमवे। तो वो मुझे ना मेरे नाम से नहीं बोलते थे, मुझे हमेशा कुड़ेदते रहते थे, कुड़ेदते रहते थे। तो इस बिजनेस में जब हम सर फाउंडर प्लैटिनम हुए, आपके और अजय सर के सजेशन से, जब हम i10 परचेज किए और ले आके दरवाजा पे लगाए, वो व्यक्ति फिर कभी भी हमारे सामने नजर उठा के बात नहीं कर पाया। तो हम कई बार क्या होते हैं, हमको बहुत सारे लोग कुरेदते रहते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं, हमारी मजाक उड़ाते रहते हैं लोग। तो हमको ना उनकी बातों पे ध्यान ना दे करके अगर हम अपने सक्सेस पे फोकस किए, अगर हम अपने सेक्रीफाइस पे फोकस किए, अगर हम अपने मेहनत पे फोकस किए, तो हम लोग अपनी मनचाहा जिंदगी जी सकते हैं। हमने आज तक अपने कार का माइलेज जाना ही नहीं कि हमारी कार माइलेज क्या देती है। हम आज तक कभी भी बिजनेस बिल्ड करने गए जहां गाड़ी जाने आने में सहूलियत है, हम 5 किलोमीटर से भी ज्यादा अपनी कार को ही अवेल किए सर। तो हम अपने लाइफ को अपने शर्तों पे जी सके और अपनी जिंदगी को खूबसूरत ढंग से सजा सके सर। और बहुत कुछ करना बाकी है सर, अभी छोटा सा ही किया है, बट बेस्ट ऑफ द बेस्ट किया है। ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल। और बहुत जो ही अच्छा लगा। नरगिस साइड से सर, जो या इनको घूमने में प्लीज। मजा आता है। यस सर, मेरा तो वही ड्रीम है कि घूमना और शॉपिंग करना। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर मुझे कोई पैसा दे दे तो उसका हिसाब ना मांगे, क्योंकि हिसाब मांगना, पैसे दिए तो भूल जाइए, फिर हिसाब क्यों देना। लेकिन जनरली क्या होता है लेडीज को कि पैसा देने के बाद पूरे महीने का हिसाब, उसके बाद वो क्या कहते हैं, एक अलग से डायबिटीज हो जाएगा, स्ट्रेस इतना ज्यादा, कितनी सारी बीमारी आ जाएगी। तो
मुझे फॉरेन ट्रिप बहुत अच्छा लगता था, और इस बिजनेस में आने के बाद जो मैंने पिछले फॉरेन मतलब फॉरेन ट्रिप्स किए हैं, वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पेरिस, बाली, दुबई, सिंगापुर, ये सब हुआ हमारे साथ। और बहुत अच्छा लगा जब दुबई और सिंगापुर में मैं अपने बेटे को लेके गई, तो मुझे लगा कि चलो ये बहुत अच्छा हुआ हमारे साथ कि हम अपने बेटे को लेके गए। और अपनी एक पहचान के लिए मैंने मास कॉम किया था, फिर पबेड में मैंने पीजी भी किया, तो ये सब अपनी पहचान के लिए। और यहाँ लगा कि शादी के बाद मेरी पहचान गुम नहीं होगी, इसीलिए मैंने इस बिजनेस को अच्छे से तरीके से बिल्ड किया। और सबसे अच्छा जो मुझे मतलब इस दौरान लगा जब मैं बिजनेस को बिल्ड कर रही थी, तो अपनी आंखों के सपनों को पूरा करने की तो बात होती ही थी कि हम जो भी सपना देखे, जो भी ड्रीम्स देखे, उसे पूरा करेंगे। लेकिन जब मैं किसी लेडीज से मिलती थी जो कि हाउसवाइफ थी, जो कि जिसके पास वो पहले से अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी कि वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके, तो मैं उनके पास गई, उनके ड्रीम्स को पूरेदा, और उनकी आंखों के सपनों को पूरा करने में जो मजा आया ना सर, पिछले 10 साल से वो मजा मुझे पहले नहीं आया था। तो ये बहुत अच्छा लगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। That's also ऑसम नरगिस, ऑसम। मतलब एक चीज मैंने देखा कि सबसे बड़ी बात देखिए, उल्फत ने कितनी अच्छी बात बोली कि आप कॉर्पोरेट में या कहीं पे भी खूब पैसा कमा लीजिए, लेकिन यू कैन नॉट डिलीवर दिस डायलॉग, यू नो, कि आई एम ए फुल टाइम फादर, आई एम ए फुल टाइम हस्बैंड, आई एम ए फुल टाइम सन, राइट? यू कैन नॉट डिलीवर दिस, यू नो। आप कितना भी रिच बन जाओ, लेकिन ये आप नहीं कह सकोगे, चाहे जो भी हो जाए। दिस इज द ओनली बिजनेस व्हिच कैन प्रोवाइड यू फुल टाइम, यू नो। और ये जो खुशी होती है, ये अपने आप में कमाल की होती है। ये मैं दोनों के चेहरे पे देख रहा हूँ, नो डाउट। और बहुत अच्छा लग रहा है कि देखिए इतनी सारी फॉरेन ट्रिप्स हम लोग घूमते हैं, और आपको बताऊं, जब भी हम लोग फॉरेन ट्रिप में होते हैं, सबसे चलबुला कपल होता है राइट? हमेशा एकदम क्यूरियस रहता है चीजों को देखने के लिए। हम लोग पीछे पीछे रहते हैं, इसको ढूंढते हैं कि कहीं ये इधर ना चले जाए, उधर ना चले जाए। मतलब एक छोटे बच्चों के लिए हम लोग संभालते रहते हैं इनको, है ना? अजय और सीमा भी मेरे साथ रहते हैं इन लोगों को संभालने के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगता है, राइट? तो ये हो गए, जेड हो गए, नाजिया हो गए, और अजय और हम संभाले रहते हैं, राइट? तो दिस इज द ब्यूटी। तो अच्छा लगता है। देखिए, ये केवल एमवे नहीं है दोस्तों, ये हमारा परिवार है। इसलिए मैंने आपसे बताया कि जो गैलेक्सी हमारी है, उसके स्टार्स हैं ये लोग। और देखिए, कोई भी चीज आसानी से हासिल नहीं होती है। वो कहावत है ना कि देयर इज नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। आपको कुछ तो करना पड़ेगा कुछ पाने के लिए। तो यहीं पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उल्फत और नरगिस, कि आप कोई ऐसा मेमोरेबल पल मुझे बता सकते हैं जो आपकी एमवे लाइफ में आया हो, जिसने वाकई आपको झकझोर दिया हो, आपने कुछ डिसीजंस लिए हो, उस दिन हो सकता है आपकी आंख में पानी आया हो, या उस दिन जिद आई हो, वो ऐसा पल क्या था? सर, ये तो इस बिजनेस में बहुत सारे मोमेंट्स आए, लेकिन कुछ स्पेशल मोमेंट्स मैं बताना चाहूंगा। एक बार जब हम लोग प्लैटिनम फोरम के लिए जा रहे थे दिल्ली के लिए, तो उस टाइम मेरे को एप्लीकेंट मेरे पापा थे। और जब हम लोग तैयार हो रहे थे, पैकिंग कर रहे थे ना, मेरे से ज्यादा एक्साइटेड मेरे पापा थे जब वो पैक कर रहे थे अपने सामान को। वाओ! और फिर जब फ्लाइट में चढ़े, पहली बार जिंदगी में हम लोगों ने, हम और मेरे पापा ने एक साथ फ्लाइट में चढ़ा, तो वो मेरे लिए एक्साइटिंग था। और हम लोग दिल्ली गए, हम लोग के लिए गाड़ी आई हुई थी, तो उस टाइम जो पापा की आंखों में जो खुशी थी ना, और वहां पर जो सीखने के लिए तैयार होते थे पापा, बिल्कुल पेन एंड डायरी लेकर के सबसे पहले उठ करके तैयार होके बिल्कुल कोट पैंट पहन के रेडी रहते थे सुबह सुबह। तो उनके अंदर जो एक्साइटमेंट और बचपना देखते थे हम लोग 55 और 60 के एज में, वो बहुत अच्छा लगता था मुझे उस दिन। और जब हम लोग सर फाउंडर प्लेटिनम हुए, अब कार खरीदने के लिए हम अजय सर अपने प्लान को लेके गए थे, और भी हमारे डाउनलाइंस वगैरह भी थे। तो मेरे पर शायद कि मेरे पेरेंट्स को उतना भरोसा नहीं हो, हमारे अपलाइन डाउनलाइंस पे कितना भरोसा था वो तो मुझे मालूम है। तो जब कार खरीद करके पहली बार चाबी हाथ में लिए, तो मैंने अपने पापा को दिया। और पहली बार जब दरवाजा खोल के बैठाया ना सीट पे, तो हमने अपने पापा को बैठाया। तो उस टाइम जो उनकी आंखों में खुशी थी, जो आंसू थे ना, देखिए सर, किसी को दुख पहुंचा के आंसू लाना तो अलग बात है, लेकिन खुशी के आंसू जो उस टाइम जो अपने पेरेंट्स के आंखों में देखा हमने, मेरी आंख भर आई, मेरे अपलायन की आंखों में जो खुशियां थी, वो जो पल था ना, वो मेरे लिए बहुत इमोशनल पल था। और एक बार सर जब हम लोग जब डाउनलाइंस वगैरह को देखते हैं ना, हमारी जब रिकॉग्निशन, उस दिन भी हमने कहा था कि हमारी रिकॉग्निशन हो रही थी, और नीचे हमारे अपलायन संतोष जी के आंख से आंसू बह रही थी। वो खुशी हम लोग पैसों से नहीं कमा सकते। हमारा एक डाउनलाइन है महफूज, जब उसकी प्लेटिनम शिप का रिकॉग्निशन हो रहा था, तो मेरे आंख से रुक ही नहीं रही थी आंसू। ये पूछ रही, आप इतना रो क्यों रहे हैं? तो बोले, तुमको हम बता नहीं सकते हैं कि हमने कैसे कर करके हम लोग जाते थे राजमहल, और राजमहल में कोई होटल नहीं होता था, और वहां पे मच्छरदानी हम लोग, यानी कि जो नेट है ना, हम लोग घर से ले आते थे। इतना मच्छर कटवाए के बाद में जब इसके साथ जाते थे तो मच्छर कटवाते थे। और वैसे वैसे टेरेटरीज से गुजरते हुए अच्छी टेरेटरीज तक पहुंचे हम लोग, और उसके बाद ये सारी खुशियां हम लोग की जिंदगी में आई या आ रही है।
तो सर मोमेंट्स तो बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सर हम कमिटेड कितना ज्यादा है अपने चीजों को लेकर सर। वेरी गुड। नरगिस? जी सर। हाँ जी सर, ये सवाल तो बहुत ही अच्छा है और मतलब इमोशनल तो है ही, क्योंकि जब मैं हमारी शादी हुई तो मैंने डे वन से अपना कमांड संभाला कि ये हमारा बिजनेस है, ये मेरा या तुम्हारा बिजनेस नहीं है। तो ये जब ये बातें आई कि जब हम दोनों को ही करना है तो 100% करना होगा। और हमने शुरू से ही इस बिजनेस को करने के लिए, जब मैं जा रही थी तो बहुत सारा टाइम ऐसा आया कि हमें 3-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा जाके। और वो टाइम था जब 6 मंथ की प्रेगनेंसी थी मेरी। वापस आ रहे थे तो ऐसे गाड़ी पे बैठे हुए थे कि हम दोनों की डर से हालत खराब थी, लेकिन बावजूद उसके हम लोग कमिटेड थे और काम करते रहे। जब मेरा बेटा हुआ तो बेटा होने के बाद मैं बताऊं कि सबने कहा कि झूला खरीद लो, झूला खरीद लो इस बच्चे के लिए, लेकिन मैंने नहीं खरीदा। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि इस बच्चे को मैं झूला में नहीं झुला सकती हूँ, क्योंकि इसे गाड़ी में बड़ा होना है, इसे बिजनेस के साथ बड़ा होना है। और झूले की अगर आदत हो जाएगी ना तो फिर मुझे ये परेशान कर देगा। ऐसा नहीं था कि मैं झूला खरीद नहीं सकती थी या फिर मुझे ये शौक नहीं था कि मैं अपने बच्चे को झूले में पालूं, लेकिन मैं साथ में लेके गई उसे और बिजनेस को बिल्ड किया। बिल्ड करने के बाद जब मैंने उसे दुबई ट्रिप दिया ना, तो वो रोता भी बहुत था। ऐसा नहीं है कि नहीं रोता था, रोता था, लेकिन छोड़ के जाना पड़ता था। लेकिन जब दुबई ट्रिप में उसे लेके गई ना, तो एक तो बहुत ही स्पेशल ट्रिप था उसके लिए। और जब वो बोला थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, तो वो वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज देखो, मतलब जिस एज में ना हमने नानी के यहाँ घुमा करते थे, जिस एज में पापा के कंधे पे घुमा करते थे, उस एज में हम उसे दुबई लेके चुके हैं। और दूसरी चीज, जो झूला हमने उसे बचपन में नहीं झुलाया था ना, मैं बताऊं उस दिन मैं बहुत इमोशनल थी जब मैं उसे सिंगापुर फ्लायर में घुमा रही थी। वो शायद 45 मिनट वो जो सिंगापुर में घूमा ना, वो सिंगापुर फ्लायर में, तो मुझे लगा कि वो झूला ज्यादा जरूरी था इसकी लाइफ के लिए। और एक चीज मैं हमेशा लेडीज लोग से बोलती हूँ कि एक बच्चे को खिलाने के लिए हम लोग आधे आधे घंटे परेशान होते हैं कि बच्चा एक टाइम कैसे खाएगा। इस बिजनेस को बिल्ड करने के दौरान मैंने एक ही चीज सोचा कि यही बच्चा हमारा जिंदगी भर कैसे खाएगा, इसके लिए क्या हम घंटा 2 घंटा काम नहीं कर सकते। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी। फिर एक चीज और ऐड करूंगी सर कि इसी बिजनेस के दौरान हमने वो क्या कहते हैं, इसका क्लब महिंद्रा का मेंबरशिप लिया और अपने सास ससुर को लेके हम लोग बगल में ही गए थे, सिलीगुड़ी से आगे मिरिक गए हुए थे। और उनको देख के वो इतने एक्साइटेड, हम मतलब मुझे लग रहा था कि शायद कि सनग्लास लगाएं कि ना लगाएं, लेकिन जब मैंने उन्हें सनग्लास लगाया ना तो वो बहुत अच्छे से दोनों एक्साइटेड होकर फोटो खिंचा रहे थे। वो बहुत ही मेमोरेबल पल था कि देखिए हर किसी में बच्चा होता है, बस हर एज में उसे एंजॉय करने का मौका मिलना चाहिए। तो वो बहुत ही अच्छा लगा उसे। बहुत बढ़िया नरगिस। और वाकई देखिए ये सब पल होते हैं जो हमेशा याद रहते हैं। देखिए कोई भी आदमी ये बात नहीं करता कि इनकम कमाई क्या बताया, राइट? लेकिन मेन चीज जो याद रह जाता है वो क्या, ये पल याद रह जाते हैं ना, इसीलिए हम लोग सक्सेसफुल होते हैं। आप देखिए कि किसी भी आदमी से पूछिए कि मेमोरेबल पल क्या है, तो समय का पता ही नहीं चलता है कि कितने मेमोरेबल पल निकल के आते हैं। लेकिन ये तभी आते हैं जब आप थोड़ा सा पेन्स लेते हैं, है ना, थोड़ा सा मेहनत करते हैं, जिद्दी होते हैं, राइट? आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल चलते हैं उल्फत। और मैंने ये देखा, क्योंकि मैं कटिहार आता-जाता रहा हूँ बहुत साल, तो वहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी है, वहाँ पे एडीसी नहीं था। जहाँ तक मैं जानता हूँ पहला एडीसी 500 किलोमीटर दूर था। तो एक छोटी जगह पे आपने ये बिज़नेस बिल्ड किया कैसे? क्योंकि कई सारे लोग ये बहाने मारते हैं कि सर हमारे यहाँ तो एडीसी नहीं है, हम तो सामान कहाँ से लें? तो कैसे ये कमिटमेंट लाया अपनी टीम के साथ कि छोटी जगह पे इतना बड़ा बिज़नेस आपने बनाया कि आज एमवे अगर बिहार में देखता है तो पटना के बाद अगर कोई उसको सिटी नज़र आता है तो वो कटिहार ही नज़र आता है। हाउ इट इज पॉसिबल? ये सच है सर। ये तो सच है कि हमारा 400 किलोमीटर दूर पटना का ऑफिस था, 200-250 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी का ऑफिस था। और हम लोग प्रोडक्ट लाने जाते थे, कंधे में उठाते थे, फिर उसको वापस रिक्शा में रखो, रिक्शा से उठा के फिर ट्रेन में रखो, फिर ट्रेन से उठा के घर लाओ। ये लगभग हम लोगों ने 10-12 साल किए। और फिर फाइनली भागलपुर एटीपी खुला, तो वहां से हम लोग जाकर के ऑर्डर प्लेस करते थे, सिर्फ कुरियर आता था 7 दिन 8 दिन 10 दिन के बाद। सर ये जो सिचुएशन है या जो जगह है ना, ये जगह हमारे लिए शायद मायने नहीं रखता है। हमारी परिस्थिति बड़ी है या हमारा ड्रीम बड़ा है। सर वो जो स्ट्रगल किए उस टाइम, आज कितना आसान हो चुका है। तो आपको तो सर मुश्किल वाला वक्त निकालना ही पड़ेगा अगर अच्छे दिन का इंतजार में है तो। वेरी ट्रू। उस टाइम हम लोगों ने मुश्किल वाला दिन निकाला। आज गांव गांव में होम डिलीवरी कर रही है कंपनी। उस टाइम का 1-2 घटना है सर। हम लोग महफूज की ज्वाइनिंग थी, किट का उस टाइम किट आता था, किट लाने के लिए हम लोग पटना गए हुए थे, फॉर्म भर के जमा कर दिया
और रास्ते में किट चोरी हो गई ट्रेन से। और अब हम लोग सब बैचलर चिल्लर पार्टी, पैसा वैसा होता नहीं था पॉकेट में, और 4400 का किट वापस से अरेंज करना, 4 अपलाइन डाउनलाइन मिल करके सब अपना प्रोडक्ट डाले उस किट में, किट रेडी किए, और उस किट को फिर हम लोग जो है ले आकर के किट ओपनिंग किए। तो वो जो निकल गया वो बहुत तकलीफदेह था उस टाइम अरेंज करना, कितना मुश्किल वक्त था। एक और स्टोरी सर, हम लोग सिलीगुड़ी में गए थे, हम और संतोष जी के एक जीजा जी थे नाथनगर के, मतेंद्र मिश्रा जी, दोनों मिलकर सिलीगुड़ी प्रोडक्ट लाने के लिए गए थे। तो एक ट्रेन होती थी नॉर्थ ईस्ट, वो 6:30 बजे होती थी सिलीगुड़ी में। तो एडीसी में काम कुछ ज्यादा था तो वो ट्रेन छूट गई। उसके बाद कटिहार आने के लिए कोई ट्रेन नहीं होती थी सर। तो हम लोग क्या किए, यहाँ से सोचे बारसोई चले जाएंगे, बारसोई से फिर ट्रेन पकड़ के कटिहार चले जाएंगे। उस टाइम वो वेयर माई ट्रेन वाला ऐप नहीं होता था, ना स्मार्टफोन होता था, ठीक है ना, कहाँ से कितने बजे ट्रेन है जो चेक कर ले। हम लोग बारसोई उतरे सर रात के 12 बजे, और मालूम चला वहां की सुबह 5 बजे ट्रेन है, और कोई होटल भी नहीं। हम लोग क्या किए, जिस ट्रेन से आना था उसी ट्रेन में जाके बैठ गए, और रात भर मच्छर कटवाए सर, और रात भर उस तकलीफ को झेले, और उस प्रोडक्ट को लेके रहे हम लोग। और सुबह फिर वही ट्रेन 5 बजे खुली और वापस कटिहार हम लोग आए। तो कितना वो, अगर लोग आज के डेट में लोग हाई प्रोफाइल लोग अपने आप को, जो भी लोग हैं, अगर वो उनको 1-2 दिन ये घटना हो जाए ना तो बोलेंगे छोड़ो यार ऐसा बिजनेस। लेकिन हम लोगों के लिए ना ड्रीम बड़ा था, हमारे लिए कारण बड़ा था, हमारे लिए वो जो I-10 और बेटा बोलो I-10 ना, वो वर्ड बड़ा था मेरे लिए। तो मैं वो सारे स्ट्रगल को झेल गया। और हमको ऐसा लगता है सर कि मुझे प्लान दिखाते टाइम ये कोई नहीं बताया था कि आपको MBA बिजनेस सिर्फ कटिहार में करना है, MBA बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में करना है, पूरे पैन इंडिया कर सकते हैं, ये मुझे समझाया गया था। तो एक उपाय सर कि हम अपनी परिस्थिति को बड़ा कर लें, या दूसरा उपाय सर हम अपने ड्रीम्स को बड़ा कर लें। वाह, बहुत बढ़िया, ग्रेट आंसर, बहुत ही अच्छा लगा उल्फत ये जान के। और देखिए एक और चीज है, सैक्रिफाइसेस के बाद ही इतनी स्वर्णिम सुबह आती है, जो आप लोगों ने प्रूव भी किया। अब यहाँ पे नरगिस से मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि नरगिस की लेडीज टीम बहुत सॉलिड है ना? बिल्कुल नरगिस की तरह ही सब बहुत अच्छे हैं। तो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड? नरगिस, कैसे आप अपनी लेडीज टीम को बिल्ड करते हैं, कैसे उनको इकट्ठा रखते हैं, और लेडीज मीटिंग में एक से एक स्पीकर आपके आते हैं, हाउ यू डू दिस? सर ये लेडीज टीम तो, लेडीज लोग तो ऐसे ही बहुत अच्छी स्पीकर होती है बस उसे सुना नहीं जाता। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगी, जब मैं बिजनेस में आई थी ना, तो चूंकि सर प्लैटिनम थे, तो एक चीज था कि अगर मैं अपने नॉलेज लेवल को ना बढ़ाऊं तो कोई मेरी सुनेगी नहीं। तो मैंने आते ही ना सबसे पहला काम खुद पे किया, और मैंने बुक CD फंक्शन इस पे काम किया, खुद सीखते गए। और जैसा मतलब कटिहार में इन्होंने बिजनेस को बिल्ड किया, तो हमने भी कटिहार में ही किया। तो यहाँ पे क्या होता था, प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग के लिए महीने में एक बार आते थे प्रोडक्ट ट्रेनर। तो अपनी लेडीज टीम को प्रोडक्ट खुद ट्रेनिंग लेके, प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेडीज को जा जाके हमने देना शुरू किया। हमने लेडीज मीट करनी शुरू की, और लेडीज मीट में ना हम उससे बुलवाना शुरू किया हमने। और वो जब बोलना शुरू की, तो पहले क्या होता है कि आप बोलो, बाद में क्या बोलना है नहीं बोलना वो बाद में डिसाइड होगा, पहले होता है कि आप बोलो। तो इस टाइप से लेडीज लोग आती गई, और वो बहुत अच्छा बोलते चली गई। और एक चीज, एक लीड बाय एग्जांपल, मैंने कभी ना ये नहीं बोला कि आपको ये करना है। मुझे मीटिंग में जाना था, तो मैंने किसी से नहीं कहा कि आपको मीटिंग जाना है, मैं मीटिंग में जा रही हूँ, तो वो आए। तो इस टाइप से। और सबसे ज्यादा काम मैंने रिलेशनशिप पे किया। इसके पीछे रीजन ये है कि अगर मैं, ये फैमिली बिजनेस है, और फैमिली बिजनेस का मतलब ही है कि जब तक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं होगा तब तक बिजनेस बिल्ड नहीं होगा। तो वहां पे मैं जा के घर जाया करती थी, और हस्बैंड लोग तो बाहर ही बैठ के आ जाते हैं, हम लोग तो किचन में जाते थे। और घर से एक वो फेथ डेवलप किया, जो रिलेशनशिप हमने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड किया, तो वो फेथ डेवलप हुआ कि अगर उल्फत और नरगिस के साथ ये लोग 10 बजे रात को भी बाहर है तो कोई बात नहीं है। तो इस टाइप से हमने किया कि वो आके लेडीज लोग ने काम करना शुरू किया। और एक चीज बोलूंगी कि जब इमोशनल रिलेशनशिप, मतलब ऐसा नहीं प्रोफेशनल, कभी फोन पे बात किया तो बस पीवी कैसे हो रहा है, ये कैसे, घर में कैसे है सब, ये सारा चीज हुआ। एक मैं 2-3 दिन पहले की घटना से बताना चाहती हूँ कि मैं एक टीम में गई थी, टीम मीटिंग करने के लिए हम दोनों ही गए थे। एक लेडीज की तबीयत बहुत खराब थी, और जब वो आई ना, हम लोगों ने उम्मीद नहीं किया था कि वो आ जाएगी। और वो बोली कि नरगिस मैम आ रही, उल्फत सर आ रहे हैं, तो हम कैसे नहीं जाएंगे।
तो वो एकदम चल के आई, उसको देख के मुझे लगा कि अगर मैं अपने सपनों के लिए जीऊं तो ये ठीक अच्छी बात है, लेकिन मैं अगर इसके सपनों के लिए जीऊं तो ये और भी अच्छी बात है। क्या बात है। तो ये सब मतलब रिलेशनशिप पे काम किया, टीम में जाकर ट्रेनिंग दी और सबको हमने बाहर निकाला। सब ऑलरेडी अच्छी लीडर है लेडीज लोग, तो सब बाहर आ गई। इस बहुत टाइप से बढ़िया, हमने deal किया। फैंटास्टिक। देखिए कितना मेहनत से चीजें बनती हैं। और एक चीज नरगिस ने देखिए बार-बार कोट किया, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। हमेशा ये पीवी बोलना नहीं है, क्योंकि ये हमारा परिवार है। देखिए पीवी इज़ व्हाट? पीवी इज़ नथिंग बट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रिलेशनशिप। अगर आपकी रिलेशनशिप है तो पीवी तो आना ही आना है, पीवी कहाँ जाना है? तो कहते हैं ना कि आप काबिलियत के पीछे दौड़ो, सक्सेस तो झक मार के आपके पीछे आने वाली है। राइट? तो इसलिए जो है अपनी काबिलियत को सिद्ध करिए, और ये बिज़नेस अगर एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो रिलेशनशिप का है। ऑसम, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई थिंक सब लोग एन्जॉय कर रहे होंगे, लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, 154 हो चुके हैं। बहुत बढ़िया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अगेन इट इज़ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। और नरगिस, उल्फत, आप लोग गोल कैसे सेट करते हैं? क्योंकि हर एक आदमी ये जानना चाहता है कि हाउ यू सेट द गोल? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, क्योंकि हमारे इस बिजनेस का ये बहुत ही अहम पार्ट है। सबसे जरूरी चीज ये है कि गोल आपका है तो आपको ही सेट करना होगा, गोल हमारा है तो मुझे ही सेट करना होगा। कई बार लोग अपने अपलाइन के पास भी जाते हैं कि मुझे मेरा गोल सेट कर दीजिए। गोल सेट तो सर सच ये है कि मुझे ही सेट करना पड़ता है। मुझे प्लेटिनम जाना है, मुझे फाउंडर प्लेटिनम जाना है, मुझे एमरल्ड जाना है, मुझे डायमंड जाना है। तो सबसे पहले गोल तो मुझे ही सेट करना पड़ेगा, मेरा गोल क्या है। और इस बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर कि हम लोग देखते हैं कि हमारा पर्सनल गोल क्या है। तो सबसे पहले अगर मुझे ये देखना है कि मुझे पर मंथ 20,000 पीवी चेस करना है, ये मेरा गोल है। अब ये टीम गोल है, अब ये टीम 7,000 जाएगी, ये टीम 4,000 जाएगी, ये टीम 10,000 जाएगी, ये टीम 5,000 जाएगी, ये टीम गोल हो गया। तो हम लोग पर्सनल गोल सेट करने के बाद टीम गोल सेट करते हैं, किस टीम को कहाँ लेके आना है। और दूसरी जरूरी चीज सर कि 1 साल का एक प्लान बनाते हैं कि इस साल मुझे क्या जाना है, कितने मंथ किस लेग को कैसे क्या क्वालिफाई कराना है, ये कैसे हमको उसके लिए एक्शन लेना है, इसका एक गोल सेट करते हैं। और फिर उसके हिसाब से सर मंथली गोल सेट करके वीकली गोल और डेली गोल। अगर हम देखें हमारे पास महीने का 30 दिन है और मुझे 20,000 पीवी पे जाना है, तो कम से कम 700 पीवी पर डे हमारा आना चाहिए। हमारा एक माइंड सेट में चलता रहता है। अगर हमारे पास 7 टीम है, 100 पीवी भी आ गया ना, हर टीम से पता भी नहीं चलता ये 700 पीवी आया कहां से। तो ये बट कई बार लोग सोचते हैं कि ऑफर आया तो ऑफर गिर जाएगा, इतना बिजनेस आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑफर एक बोनस है। हमारा जो जेन्युइन बिजनेस है, हम लोग उस जेन्युइन बिजनेस के ऊपर ज्यादा रिलाई करते हैं, फोकस करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग गोल सेट करते हैं। कई बार क्या लगता है नहीं, उन्होंने 6% अचीव करने का, उन्होंने 3% अचीव करने का, उन्होंने 9% अचीव करने का गोल बनाया है, वो चला जाए। नए लोगों में इतना दम नहीं होता है कि वो चला जाए। कई बार हम लोगों को भी मेहनत करके उनके साथ फाइट करके उनको 6, 9, 12 ले जाना पड़ता है सर। ये भी एक गोल बनाना पड़ता है। और जब वो लोग अचीव करते हैं, और जब जो बोलते हैं सर कि वो जब आप सारथी के रूप में खड़े रहते हैं उनके साथ चलते हैं, तो उनको एक भरोसा होता है कि आज मेरे साथ है तो कल भी हमारे साथ होंगे। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक सपोर्टर है, हमारे लिए मेंटोर है, हमारे लिए अपलाइन है। वो तभी हम लोग दिल जीत सकते हैं किसी का, जब हम उनके सक्सेस के लिए फाइट करें। बहुत तो बढ़िया। इस तरीके से हम लोग फाइट करते हैं सर। और जो सबसे जरूरी चीज है, हम लोग टू डू लिस्ट डेली बनाते हैं। कल मुझे क्या क्या करना है, कल मेरा क्या क्या काम है, कल मेरा शेड्यूल है तो मैं आज ही फोन करके कंफर्म कर ले रहा हूँ कि कल मैं आने वाला हूँ, आप तैयार हैं या नहीं। क्योंकि आप हो सकता है इधर उधर हो जाए, बट मेरा टाइम बड़ा कीमती है। मुझे 30 दिन में 300 लोगों को एडजस्ट करना है। हो सकता है आपका 30 दिन 30 लोगों में एडजस्ट होता, तो मेरा टाइम बड़ा कीमती है। तो मैं बहुत सोच समझ के अपने समय को खर्च करता हूँ और कहाँ लगाऊं। मैंने जिंदगी में 10 साल में ये सीखा सर, मैंने करीब करीब 50% ऐसे लोगों पे टाइम लगा दिया जो मेरी जिंदगी के 10 साल के बाद मुझे बहुत रोना दे रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है। तो जिंदगी में वक्त किसके साथ लगाना है ना, ये भी सोचना बड़ा जरूरी। हमने दोबारे एमबीए बिजनेस में 1 सितंबर 2021 को एमबीए ज्वाइन किया है सर, और मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत किया हूँ दोबारे। तो यही हमारा गोल है सर। इसी तरीके से हम लोग सेट करते हैं, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। फैंटास्टिक, थैंक बहुत यू वेरी अच्छा मच। उल्फत, बहुत ही अच्छा बोला कि मीन ही से कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि व्हिच इज एसेट एंड व्हिच इज लायबिलिटी। हमें लायबिलिटीज की तरफ थोड़ा कम जाना है और एसेट्स की तरफ ज्यादा जाना है। तो कहते हैं ना अपलाइन कि गधे को घोड़ा बनाना नामुमकिन। ये जब टेप आया था तो मैंने बहुत दिनों तक ये टेप खरीदा नहीं,
क्योंकि मुझे इसका टाइटल बहुत ही खराब लग रहा था और बीइंग ए डॉक्टर मुझे वो बार-बार मैं उस टेप के पास जाता था और वो टाइटल को सुन के चला आता था। मतलब इतना खराब मुझे वो लगता था, लेकिन एक दिन मैंने कहा कि ये टेप इतना सेल हो रहा है, लोग इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, सुन के तो देखें। और जब मैंने वो टेप लेके सुना, गधे को घोड़ा बनाना नामुमकिन, तो यकीन मानिए अगर वो टेप मैंने 1 साल पहले ले लिया होता तो शायद और भी आगे हो जाता। इसलिए समटाइम्स ना, वो कहते हैं ना कि जो टाइटल होता है वो सब कुछ बता देता है, लेकिन कुछ टाइटल बड़े अपीलिंग होते हैं, उस टाइटल पे ना जाइए, उसमें जो कंटेंट है उस पे जाइए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फैंटास्टिक, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे उल्फत और नरगिस में एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि पिकअप डे का क्या रोल है आपके सक्सेस में? सर ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। पिकअप डे एक हैबिट है, एक आदत है। अगर हम पिकअप डे खुद से सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुद से मना रहे हैं, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है सर। मंकी सी मंकी डू, जो हम करेंगे वो हमारी टीम करेगी। ट्रू। जब हम लोग पिकअप डे मनाते हैं तो जोर शोर से बोलते हैं अपने टीम को कि आप भी मनाओ, हाँ, और जब हम नहीं खुद नहीं मनाते तो हम किसी को बोल भी नहीं पाते। हम लोग कई बार क्या होता है, जो हमारे घर में प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे सर ये जूस आया, 2 तारीख को हमने पिकअप डे मनाया, 4 तारीख को आ गया। सबसे पहले इसका जूस को मैंने प्रोटीन के साथ मिलाया और एक वीडियो बनाया और मैंने वायरल किया। तो ये लॉन्च किया 2 तारीख को, और 2 तारीख को हमने ऑर्डर किया टेस्ट जानने के लिए, टेस्ट कैसा है, इसको हम प्रमोट कैसे करेंगे। तो ये कल हम पाकुर गए हुए थे, तो वहां की मीटिंग में हमने ये एक बोतल लेके गए थे। तो ये इसके कैप से थोड़ा थोड़ा सबने चखा, क्योंकि वहाँ 35 लोग थे तो 35 बोतल में लेके नहीं जा सकता था। हुँ, तो कुछ कुछ लोगों ने चखा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर पिकअप डे में, कि अगर हमारी टीम में 100 लोग हैं, एक एग्जाम्पल ले लें, और 30 लोगों ने अपना पिकअप डे मनाया, तो हम 2 तारीख को 1500 से 2000 पीवी पे रह सकते हैं। तो मुझे एक ये मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है कि मैं किस पे फोकस करके इस महीने कहां से मैं क्या रास्ता निकाल के आगे बढ़ सकता हूँ। और दोबारे से अगर फिर वही टीम और उतनी ही और 25-30 ज्वाइनिंग निकाल के लेके आ जाती है, और वो भी एक्टिवेशन के साथ, तो 10-15 तारीख तक जब हम 5000 पीवी को चेस कर लेते हैं तो क्वालिफिकेशन बड़ा आसान हो जाता है। इन्हीं चीजों को हम 1200 पीवी पे भी सेट कर सकते हैं, इन्हीं चीजों को हम 4000 पीवी पे सेट कर सकते हैं। और हमने पिकअप डे अगर नहीं मनाया, वो वाला स्टोरी बड़ा फेमस है सर। किसी राजा ने कहा इस गड्ढे में रात में सब व्यक्ति एक एक लोटा दूध डाल दो, तो कुछ लोगों ने उठा और पानी डाल दिया 1 लोटा। अरे कौन देख रहा है, सब तो दूध डालेगा ही, हम तो पानी ही से काम चला लेते हैं। तो पूरा सुबह जो है ना, पूरा तालाब पानियों से भरा हुआ था, पूरा का पूरा तालाब पानी से भरा था। ये डिपेंड ये करता है कि मैं क्या डालता हूँ, मैं क्या करता हूँ। सही और बात। इससे पिकअप डे का फायदा भी ये भी होता है, हमारे पास अगर फर्स्ट वीक में प्रोडक्ट आ जाता है तो 20 तारीख या 25 तारीख तक हमारे सारे प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं और हमारे पास वापस से वो पूंजी हमारे हाथ में आ जाती है। बहुत ही बढ़िया, आई रियली एप्रिशिएट, क्योंकि देखिए दोस्तों पिकअप डे बहुत ज़रूरी है। जितनी भी पिन्स निकली हैं, सेंचुरी ऑफ सिल्वर निकले हैं, दैट इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ पिकअप डे। पिकअप डे से एक और फ़ायदा ये होता है कि आपको ये पता चल जाता है किस पे काम करना है, किस पे काम नहीं करना है। जैसे कि अभी एसेट और लायबिलिटी की बात हो रही थी। कुछ लोग बातचीत बहुत करते हैं, लेकिन अगर बात एक्शन की आती है, तो एक्शन उनका कुछ होता नहीं है। जैसे आपने ढोल देखा है ना, ढोल जो है वो बजता है सिर्फ़, है ना? अंदर कुछ नहीं होता है। उसी प्रकार से जब हम पिकअप डे देखते हैं तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि आखिरकार हमें किनके साथ काम करना चाहिए, किनके साथ काम नहीं करना चाहिए। बल्कि पहले जब हम लोग गोल सेटिंग किया करते थे, तो ये देखते थे कि किस बंदे का 2000 पीवी पिकअप डे में हो गया है, उसके ऊपर लग के हम लोग उसे सिल्वर निकालते थे, अगर उल्फत को याद हो तो। है ना? तो कहने का मतलब सिंपल ये आ रहा है कि पिकअप डे इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। आज देखिए ऑलमोस्ट 150 से ज़्यादा लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और यकीन मानिए इन सब लोगों का पीवी बहुत अच्छा होने जा रहा है क्योंकि उन्होंने उस गड्ढे में दूध डाला है, ना कि पानी डाला है। राइट? इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब मेरा क्वेश्चन एक मोनी से आ रहा है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मोनी आपने कौन-सी हैबिट्स बनाई? मैं 3 ऐसी हैबिट्स जानना चाहूँगा, जिसने आपको बहुत सपोर्ट किया इस बिज़नेस में सफल होने में? सर सबसे पहले तो मैं जैसे उठने के बाद क्या होता है ना कि क्या सुन के सो रहे हैं और क्या सुन के उठ रहे हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो क्या पढ़ के सो रहे हैं और क्या सुन के उठ रहे हैं। तो उठने के बाद जैसे मेरी एक आदत है कि मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ अच्छा सुनती हूँ। जैसे अभी स्पॉटिफाई, विजन 100, तो ये टॉक ना हमेशा ही मैं सुन के उठती हूँ। क्योंकि लोग देखिए हर घर की एक हैबिट होती थी ना, पहले क्या होता था, वो बहू बहुत अच्छी कहलाती थी जो भजन कीर्तन सुबह उठ के करती थी। मूवी में ऐसा देखा जाता था कि अगर कुछ इधर उधर है तो वो बहू ऐसी आनी चाहिए जो कि संस्कारी हो। तो वैसा ही हम अपने संस्कार को इस बिजनेस में ऐसे ही डेवलप करते हैं। सुबह उठा, कुछ ना कुछ 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जैसे जो टाइम मिला वो सुन लिया। और रात में
कुछ ना कुछ पढ़ के सुना। तो ये मेरी आदत थी शुरू से ही, पढ़ना और सुनना। और तीसरी अच्छी बात कि मैं मतलब निगेटिव टॉक नहीं करती, चाहे किसी से। इवन कि कहीं से आ रहा हो तो मैं उसको मतलब बोलती हूँ कि ठीक है, कुछ अच्छा इसमें है तो बोलिए, अदरवाइज इसको ना ही बोले तो अच्छा होगा। अभी जैसे क्या कहते हैं, हमारे फैमिली में एक घटना हो गई, मेरे बहन का लड़का का एक्सीडेंट हो गया। अब लोग उस पर एनालिसिस करना शुरू कर दिए, कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। मैंने कहा कि ठीक है, हो गया, अब इसकी रिकवरी कैसे होगी, इस पे फोकस कीजिए, इसको पॉजिटिव कैसे रखा जाए, इस पे फोकस करें। ये क्या आए, तुम्हें ऐसे नहीं करना था, तुम्हें वैसे नहीं करना था। एक तो बेचारा खुद ही कष्ट में है, ऊपर से हम लोग निगेटिव थोप रहे हैं। दूसरी अपनी एक क्या कहते हैं, घर में एक चीज बोला गया कि अगर हस्बैंड वाइफ कोई बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका पूरा मतलब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उसके बच्चों पे पड़ता है। तो हम दोनों बहुत कोशिश करते हैं कि कुछ भी ऐसी बात हो तो बच्चों के सामने ना। जैसे हम लोग कहते हैं कि डू नॉट शेयर विद कोई एनी नेगेटिव विद योर डाउनलाइन। तो डाउनलाइन अगर कल के डेट में हमारा बच्चा जब बड़ा होगा और बिजनेस को बिल्ड करना शुरू करेगा तो वो हमारा डाउनलाइन है। अगर वो आज नेगेटिव देख लेगा तो कल वो पॉजिटिव नहीं हो सकता। इसीलिए हम किसी नेगेटिव टॉप पे कोशिश करते हैं कि हम लोग चर्चा ना करें। हम लोग की सर जब लड़ाई होती है ना, सिर्फ गोल के लिए लड़ाई होती है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर में एमबीए बिजनेस होता है, और उस सेंटर के ऊपर जितना बहस करना, डिबेट करना, लड़ाई करनी, इसके अलावा कोई लड़ाई नहीं हमारी। बहुत बहुत बढ़िया। और हाँ प्लीज। मुझे मेरे बेटे का एक बात किक देता है कि तुम लोग डायमंड कब जा रहे हो, और इसके लिए मैं बाबू को संभालूंगा। आज की ये घटना है कि मेरी काम वाली गई हुई थी, कुछ काम था उसको दिन भर के लिए, तो हम बोले चाची शाम में आ जाइए, मेरी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो शान पीछे से बोल रहा है, पापा आप डायमंड हो गए क्या? तो सर ये सब बहुत किक घर से भी मिलता है, जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट से मिलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप देखिए बच्चों में भी इतनी पॉजिटिव वाइब चली जाती है कि दे आर आल्सो वेटिंग फॉर द डायमंड टिप एंड बिगर थिन। इट्स रियली ऑसम कि बच्चों की भी होप देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। एक क्वेश्चन मैं उल्फत आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे ऑडियंस को आप कौन सी 3 बुक सजेस्ट करना चाहोगे जिससे कि उनकी लाइफ में काफी चेंजेस आए और बेटरमेंट आए और उनका एटीट्यूड काफी बेटर हो जाए? पहला चीज सर कि हम लोग हेल्थ एंड ब्यूटी के बिजनेस में हैं। हम पहले एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में ज्वाइन करते हैं, फिर एक कोर एबीओ बनते हैं, फिर इस बिजनेस में हम एक एक्सपर्ट बनते हैं। किसी न किसी सॉल्यूशन को हम लोग जो है सॉल्यूशन देते रहते हैं लोगों को प्रॉब्लम के। तो हम लोग जब हेल्थ एंड ब्यूटी के बिजनेस में, तो हमारे पास हेल्थ का कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। मेरी ये बुक है जो हमने कई बार इसको पढ़ा है कि आपके डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानते हैं। ये बुक पढ़ने के बाद सप्लीमेंट के ऊपर मेरा काफी गट्स बना, इन्फॉर्मेशन आया, हम बहुत सारे लोगों को मदद कर पाए कि सप्लीमेंट से आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है सर आज के दौर में। दूसरी जरूरी चीज सर, ये लोक व्यवहार। चूंकि एमबीए बिजनेस से पहले बहुत तरीके का व्यवहार होता है लोगों के पास, एवन एमबीए बिजनेस में रहते हुए भी होता है। तो वो चीज जो बचपन से एक मोटी गांठ बन जाती है वो जल्दी जाती नहीं। तो इस बुक को पढ़ने के बाद हम लोगों को ना बहुत कुछ चेंज हुआ। हम लोग के अंदर जो एक नहीं मानने की आदत थी और कई एक व्यवहार ऐसी थी जो हम लोग को शायद इस बिजनेस को नुकसान पहुंचाता था, इस बुक को पढ़ने के बाद हम लोगों में ये सुधार आया। और अभी भी बहुत सुधार की गुंजाइश है सर, क्योंकि इंसान है और इंसान फितरतन गलती का ही रिजल्ट है, तो गलतियां होती रहेगी। ये बिजनेस स्कूल जो रिच डैड पुअर डैड की जो सीरीज ऑफ बुक है, तीनों बुक को हमने पढ़ी है। इसमें जो बिजनेस स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट सर। और हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले आपके सेशन से हम लोगों ने कुलीन देसाई की बुक पढ़ी थी, मानो और पाओ, बिलीव एंड अचीव। ये बहुत ही इमोशनल बुक है और इसमें उन्होंने अपना स्टोरी भी बताया है कि वो कैसे वो दोपहर के टाइम में वो मूंगफली या कुछ सामान बेचते थे स्कूल में, जिससे वो प्रॉफिट करते थे, तब जाके वो पढ़ाई को कंटिन्यू रखते थे। तो बहुत सारे लोग बहुत बहाना बनाते हैं, हमारे पास बहुत बुरी स्थिति, हमारे पास बहुत बुरी स्थिति है। जब इन लोगों को पढ़ते हैं तो समझ में आता है। ये वाइस प्रेसिडेंट बने सिटी बैंक के और इस बिजनेस के इतने बड़े मेंटोर से पूरी दुनिया के, जब हम पढ़ते हैं तो गढ़ते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और देखिए उल्फत ने केवल किताबें ही नहीं बताई, उसे डिस्क्राइब भी किया है। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी आप ये तीनों किताबें धीमे धीमे करके लीजिए और केवल पढ़िए नहीं, उसे एग्जीक्यूट करिए। एक बात बार बार आती है कि सर एक लाइन बोलना चाहेंगे, जैसे कि हम लोग व्यवहार के बारे में जो हमने पढ़ा, तो जैसे शिक्षा से पहले संस्कार, भगवान से पहले माँ बाप और व्यापार से पहले व्यवहार, ये बहुत जरूरी है। और एक मीटिंग में मैं गई थी तो उसमें अंकुर गुप्ता ने कहा था कि आपके घर लोग किस माइंडसेट से आते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन आपके घर से लोग जब जाते हैं तो वो किस माइंडसेट से जाते हैं उससे फर्क पड़ता है। तो उसके लिए Awesome. इन बुक्स का बहुत बड़ा रोल है अपने व्यवहार को चेंज करने में। ऑसम नरगिस, ऑसम। आई थिंक ये पूरे क्वेश्चन का तो पूरा जीस नरगिस ने कर दिया। ठीक बहुत है। ही बढ़िया, इट्स रियली नाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा नरगिस से आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये मेरा क्वेश्चन नहीं, ये सारी लेडीज की तरफ से क्वेश्चन है, मैं केवल उसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ। नरगिस, आप अपने किड्स को, मतलब बच्चों को और अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि ये भी एक बहू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यू आर वेयरिंग सो मेनी ऑफ हैट्स, है ना? समटाइम्स यू आर वाइफ, समटाइम्स यू आर मदर, समटाइम्स यू आर बहू, यू नो, है ना? समटाइम्स यू आर अपलाइन आल्सो। तो हाउ यू मैनेज? सर एक्चुअली मतलब इन लोगों को मैनेज नहीं करना पड़ता है, खुद को मैनेज करना होता है। ग्रेट, जैसे ऑसम। क्या कहते हैं, बच्चों की बात करूँ तो मैं अपने घर से बताऊंगी कि मेरी नानी जो DI और DO होके रिटायर की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब वो पढ़ाई कर रही थी ना, तो उनके एक भाई ने कहा था कि कहाँ जाओगी, उनकी बुक को जला दिया गया था। मेरी नानी की बुक को जला दिया गया, और मतलब अपने भाषा में बोले, हाकिम बनबी की, मतलब गांव घर की भाषा है, मतलब हाकिम बनोगी। लेकिन नानी की एक फ्रेंड उनको बुक देती थी, और क्या कहते हैं, वो पढ़ के लास्ट में DI और DO बनी। तो देखिए, पावर पे स्पोकन वर्ड जो आप बोलते वो होता है, वो DO मतलब हाकिम बन गई। दूसरी मेरी मम्मी जो कि हेडमिस्ट्रेस रही, स्कूल की हेडमिस्ट्रेस। तो ये मेरा कल्चर था, मैंने 2 सुपर वुमेन को अपने घर में देखा था। और उस टाइम में जब मेरी मम्मी का जॉब हुआ था, वो 19 ईयर्स की थी, और 19 ईयर्स में 18 ईयर्स में उसकी शादी हुई, 19 ईयर्स में उन्हें जॉब हो गया। तो जितने भी बच्चे हुए वो उसी दौरान हुए, मतलब हम लोग उसी दौरान हुए। तो उस टाइम में सर डायपर नहीं हुआ करता था, तो कोई बच्चों को गोद नहीं लिया करते थे जनरली, तो वो बास्केट में सारा कुछ कैरी करके जाती थी। तो मैंने उस चीज को ना घर में देखा था कि अगर कोई ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वर्किंग वुमेन की तरह अगर किया जाए, तो उस टाइम कन्वेंस की असुविधा थी। मतलब मेरे गांव से उन्हें स्कूल जाना पड़ता था, तो कभी रिक्शा आता था, कभी नहीं आता था। तो वो 3-4 किलोमीटर पैदल चला करती थी बच्चे को लेके, लेकिन स्कूल जाना तो था ही। तो सेम माइंडसेट अगर हम लोग यहाँ बना लेते हैं, तो बच्चे हैं, आज बच्चे कल बड़े हो जाएंगे। लेकिन क्या हम इस बिजनेस को कर रहे हैं? तो जैसे मैं प्रेगनेंसी के टाइम में मैंने बताने कि मैंने सारे काम को किया, मीटिंग्स को किया। सब कोई जानते हैं कि 2 सितंबर को मैं मीटिंग में थी, 4 सितंबर को मेरा बेटा हुआ, 9 सितंबर को फिर मैं मीटिंग में थी। तो ये था हमारा उस टाइम में। जब मेरा बेटा 30 दिन का हुआ तो मैं उसे मीटिंग में लेके गई, पटना लेके गई। जब वो 6 महीने का हुआ तो मैं उसे पुणे लेके गई, और पुणे में मैंने उसके लिए प्लान खरीदा। और वो जब मैंने उसे सुलाया हुआ था, तो सब लोग आते थे, फोटो खींच के लेके जाते थे। तो देखिए, आप कुछ अलग करेंगे ना, तो ही मतलब क्या कहते हैं, लोग जानेंगे। ऐसा थोड़ी है कि, और जब वो 3 साल का हुआ और उसका एडमिशन कराना था, लोग बोलेंगे कि मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। तो 3 साल में ना कोई बच्चा IAS नहीं बन जाता। लेकिन ये मतलब पेरेंट्स सोचते हैं कि इसे 3 साल में, 5 साल में, 7 साल में, 9 साल में इतनी पढ़ाई करवा दो कि अभी IAS क्वालिफाई कर जाए। तो ब्रेन का ना एक मैनेजमेंट करता है, टाइम मैनेजमेंट कोई चीज होती है कि अगर एक बच्चे को 4th क्लास में 4 घंटे आप एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, तो क्या उसको 12वीं में 12 घंटे पढ़ाएंगे? नहीं। तो उससे वो चीज है कि उसको कम टाइम में ज्यादा काम करने का हैबिट डालना होता है। तो ये चीज है। जब 3 साल का हुआ तो ऐसे स्कूल में एडमिशन कराया, जहाँ पे क्या कहते हैं, सैटरडे संडे ऑफ होता था, और हमने अपने रूटीन को उस टाइप से चेंज किया। और सैटरडे संडे हम लोग बाहर हुआ करते थे। और क्या कहते हैं, इसके बाद और जब हम लोग मीटिंग, जब हमने टीम को बिल्ड किया, तो बहुत सारी परेशानी आई। परेशानी क्या है, चैलेंज है। और चैलेंज भी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। जब मैं काम कर रही होती हूँ और ऐसे सिचुएशन में गई जहाँ पे कि कभी कभी ऐसा होता था कि वहाँ बंगाल जाके हम लोग को बिहारी वाली चाय पीने की आदत है, दूध वाली चाय एकदम कड़क 1 कप। तो वहाँ पे जाके मैं चाय बनाती थी, और इवन की जो जिनका होटल था उन्हें भी मैं पिलाती थी कि ये खुश रहे तो मेरा यहाँ पे अच्छा से होते रहे। वो हो गया। इसके बाद जब 7-7 दिन तक कभी कभी ऐसा हुआ सर, दाल रोटी खानी पड़ी मुझे। और मैं बताऊं कि ठीक है, दाल रोटी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन पता नहीं मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। और उस टाइम में बाबू को लेके, शान मेरा बहुत छोटा था उस टाइम में, तो उससे लेके उसके सेरेलेक में मैंने प्रोटीन और किड्स ड्रिंक मिला के रखा था, क्योंकि उसे न्यूट्रिशनल गैप भी नहीं होना चाहिए था। तो वो चीज मिला के, अंडा मतलब जो हम लोग कैरी करते थे, केतली, इलेक्ट्रिक केतली। तो किचन हमारा सब कुछ हमारी गाड़ी में होता था, और बच्चे जितना भी चीज होता था सब कुछ साथ में लेके मैं जाया करती थी और बिजनेस बिल्ड किया करती थी। और फैमिली के बारे में मैं कहूंगी सर कि क्या कहते हैं, अगर मैंने फिर कहा ना कि हम इस बिजनेस को जिस पोजीशन पे रखेंगे, जहां रखेंगे, हमारी फैमिली उसे वहीं रखेगी।
वेरी ट्रू। ऐसा कुछ नहीं है कि क्या कहते हैं लोग बोलेंगे कि मैके वाले आए हैं, ससुराल वाले हैं। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी आ रही थी, तो मम्मी को मैंने कहा कि आपको एक बार फोन कर लेना चाहिए था, आप आ रही हैं। तो बोली ठीक है मैं लौट जाऊं। बोले नहीं नहीं, आप नाती के साथ रहिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे एक मीटिंग में जाना है। तो मुझे फॉरबिसगंज जाना था, और फॉरबिसगंज मीटिंग में जाने के लिए तो मम्मी आई और उसे मैंने चाय वाय दिया और फटाक से हम लोग निकल गए, दोनों ही निकल गए। पता है क्यों? क्योंकि ठीक है मम्मी आ रही है, मम्मी की मैं बेटी हूँ, एक बेटी हूँ, तो मतलब वो एक बेटी से मिलने आ रही थी, तो वो बहुत ही इमोशनली आई, मिले जुले। और जब मैं वहां इसलिए गई कि मेरी टीम 50 बच्चे मेरा वेट कर रहे थे। तो वो एक टाइम होता है कि जब आप खुद को मैनेज करना होता है, मैंने शुरू में कहा खुद को मैनेज करना होता है। अगर आप किसी जॉब में होते और आपको 50,000 लाख रुपए 2 लाख रुपए की सैलरी होती तो कैसे मैनेज होता? वैसे ही हो जाता है। बहुत बढ़िया नरगिस, और आपने बहुत देखिए बातों बातों में आपने ये बता दिया कि हमें कहीं ना कहीं कमिटेड होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, राइट? क्योंकि देखिए सच माने में हमारा परिवार है, वैसे ही हमारा ये भी परिवार है, सही है। और मैंने देखा है समटाइम्स, जो मेरा अनुभव है इतने सालों का, कि कई बार हमारे रिश्तेदार खड़े नहीं होते हैं, लेकिन ये जो एमवे फैमिली है ये हर जगह खड़ी होती है। मैंने दुख में भी देखा, सुख में भी देखा। ये परिवार एक ऐसा है जो वाकई एक रियल वेल विशर का परिवार है, चाहे वो अपलाइन हो चाहे वो डाउनलाइन हो। रियली वी आर ए गुड फैमिली। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उल्फत, नरगिस, तो आप लोग ये डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को कैसे बचाते हैं? क्योंकि मैंने देखा आप लोग काफी फोकस्ड रहते हैं हर चीज में। ये सच है सर, जैसे आप बोले ना परिवार है, ये सच में परिवार है। एक हम लोग जब सान का जन्म होने वाला था तो डॉक्टर ने 21 सितंबर का डेट दिया था, 10 दिन आगे पीछे। तो हम लोग लखनऊ गए हुए थे और यहाँ इसको पेन चालू हो गया, जैसे निकले दूसरे ही दिन। तो सच में सर कि हम नहीं थे यहाँ पे, लेकिन जो परिवार होता है ना, हमारे टीम से हमारे लीडर्स, हमारे घर जैसे लोग, सब लोगों ने ले आके डॉक्टर्स के यहाँ दिखाया, और हमारे पहुंचने से पहले फीस वूस जमा करके सब कुछ रेडी करके रखा। सच में ये परिवार होता है सर। आपकी बातों को मैं आगे बढ़ाया सर। और डिस्ट्रैक्शंस की जहां तक बात है सर, कि हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शंस है, कि हमारे पास जो मोबाइल है ना सर, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शंस है। 3 घंटा 4 घंटा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये खाता है प्रत्येक इंडियन का। और आपके ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन कहां से जा रहा है? आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल सोशल मीडिया को दिए हुए हैं, आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल यूट्यूब को दिए हुए हैं। यूट्यूब से बचने के लिए ही हमारे सुमित सर ने स्पॉटिफाई और विजन 100 कैंप्स बनाया, कि वहां सिर्फ आप वही सुनेंगे जो आप सुनना चाहते हो, वो नहीं सुनेंगे जिसकी जरूरत आपको नहीं। वेरी ट्रू। तो डिस्ट्रैक्शंस हमारे दिमाग में बहुत तरीकों से आता है। फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप, इन सारे चीजों को लोग ऑथेंटिक कम्युनिकेशन मानते हैं, गवर्नमेंट इसको नहीं मानती है। आपके लिए कौन सा इंफॉर्मेशन आपके पास आ रहा है, आप किन चीजों से बिल्डअप हो रहे हैं, वो बड़ा मायने रखता है सर। आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, आप कौन से टॉक को सुन रहे हैं, आप किन के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। क्या यूट्यूब आपका यूनिवर्सिटी है, क्या फेसबुक आपका यूनिवर्सिटी है? ये सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन है। और जो सबसे इससे बचने का उपाय ये है, इन चीजों से हम लोग बहुत बचते हैं। हमारे व्हाट्सएप में कोई ग्रुप नहीं है, हम फेसबुक पे साल में 2-3 बार अपलोड करते हैं, साल में, जो हमारी जिंदगी का मेमोरीज होता है। और जो सबसे जरूरी चीज है कि इन चीजों से वक्त बचा करके हम डाउनलाइन से बात करते हैं, हम अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, तो ये वक्त हम लोग बचाते हैं सर। डिस्ट्रैक्शन सर, जैसे हम अभी कल पाकुड़ जाने वाले थे परसों ही, बट अचानक से छोटे बाबू को फीवर स्टार्ट हो गया। उसका फीवर रात भर हम झेले और एक दिन के लिए हम पोस्टपोन किए सारे लीडर से बात करके। तो उसको रात भर में देखा कि सुबह तक में फिर ठीक हो जाएगा। फिर हमने सुबह कम्युनिकेशन कर दिया कि हम आ रहे हैं। अब मालूम चला दूसरे दिन फिर शाम को फीवर स्टार्ट हो गया। तो अभी हम 3 दिन से अपने बच्चों को फीवर झेल रहे थे। वो मेरे लिए बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन था। बट जो दवाइयाँ जो उनके लिए करना था, मैडम के लिए जो हम वहाँ पे अरेंजमेंट करके सारी दवाइयों का जरूरत का चीज वो अवेलेबल करा करके, कल सुबह हम ट्रेन से गए सर। कल हमने मीटिंग भी किया, रात में 2:30 बजे ट्रेन पकड़े, सुबह वापस घर आए। जब घर पहुंचे ना तो दोनों बच्चों का फीवर ठीक हो चुका है। तो आपको हर पल हर रोज आपके कदम को टेस्ट किया जाएगा। बट आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं या आप कमिटेड हैं, या आपको डेली चेक होगा सर। और मुझे मालूम है ये जो वायरल फीवर है 2.5 से 3 दिन में ठीक होना है। तो आपको थोड़ा सा अंदर से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा सर, रोज आना।
और ज्यादातर डिस्ट्रक्शन सर परिवार से आता है। परिवार वाले बहुत अच्छा अच्छा डिस्ट्रक्शन देते हैं, आज ये मिला दे आ जाओ, ये आज पूजा आ जाओ, आज ये है, कल वो है, रोज आना आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। मेरे लिए क्या प्रायोरिटी में, ये मुझे डिसाइड करना है। जब हम इस बिजनेस में एमरल्ड डायमंड जाएंगे तो सब रिश्तेदार बताएंगे ये मेरा रिश्तेदार है, रिश्ता जोड़ेंगे। अभी अगर हम नहीं जाते हैं, चीजों से थोड़ा दूर रहते हैं, तो लोग थोड़ा नाराज हो जाएंगे, ये मतलबी हो गया है, स्वार्थी हो गया है, ये आज सुनने को मिलेगा। लेकिन कल जब आप डायमंड हो जाएंगे ना, तो वही रिश्तेदार बोलेंगे ये जो उल्फत है ना, ये जो फला है ना, ये मेरे रिश्तेदार है। दूर के भी रिश्ता रहेंगे ना, वो नजदीक से जोड़ने का कोशिश करेंगे। तो आपको डिस्ट्रैक्शन से तो बचना ही पड़ेगा। तो उस टाइम भी ऋषि मुनियों के टाइम में भी अप्सराएं आती थी उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बट उनको जो है ना कॉन्सेंट्रेट रहना पड़ता था, अपनी फोकस करना पड़ता अपनी चीजों पे सर। बिल्कुल। और सर क्या कहते हैं, जैसे लेडीज लोग के लिए डिस्ट्रैक्शन का कारण टीवी सीरियल्स है, नहीं बहुत बड़ा कारण है। हम बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, मतलब मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं 24 घंटे काम करती हूँ, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन आपका समय 1 घंटा 2 घंटा करके कोई मतलब एकता कपूर ले रही है, आपको पता ही नहीं है। और मेरी एक मैम बड़ी अच्छी बात बोली थी, अगर देखना ही हो तो एक मूवी देख लेना, एक सीरियल कभी मत देखना। और चूंकि मैं मीडिया लाइन से थी, तो मुझे ये पता है कि हर 20 मिनट पे सीरियल को वहां छोड़ा जाएगा कि कल मुझे देखना है। तो आज आपको डिसाइड हो जाता है कि कल आपका आधा घंटा कैसे खाना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इन सब चीजों से थोड़ा अलग रहना है। और फोकस एरिया में जैसे कि प्रायोरिटी सेट करना बहुत जरूरी हो जाता है, तभी हम डिस्ट्रक्शन से बच सकते हैं। और प्रायोरिटी अगर सेट नहीं है लाइफ में, तो डिस्ट्रक्शन तो आते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। तो सर 20 दिन से ना हमने टीवी का रिचार्ज नहीं करवाया था डिश का, तो हमारी काम वाली ना बार बार भाग रही थी, तो उसके चक्कर में हमको रिचार्ज कर देना पड़ा कि कुछ देर टीवी देख के मेरे घर पे रह ले, मेरे बच्चों को संभाल ले सर। बहुत बढ़िया। लग रहा है बात करे जाएं लेकिन समय की लिमिटेशंस हैं। तो एक आखिरी सवाल आप लोग से जरूर पूछना चाहेंगे, और ये सवाल है कि आप लोगों में जो कॉपरेशन में हमेशा देखता हूँ, इट इज रियली ऑसम। तो ये जो होम टीम को मजबूत किस प्रकार से करें, ये मेरा आप दोनों से सवाल होगा, आखिरी सवाल है इनफैक्ट। तो कैसे होम टीम को मजबूत करें, क्योंकि मैक्सिमम मैं लोगों को देखता हूँ सम टाइम हस्बैंड रोस्ट हो जाते हैं, समटाइम्स वाइफ रोस्ट हो जाती है, लेते सफर जो करता है वो सफर करता है। तो ये हस्बैंड वाइफ में यूनिटी कैसे आए, सो दैट उनका जो स्वर्णिम भविष्य है वो बन सके। ये आप दोनों से मेरा सवाल है कि हाउ टू मेक द होम टीम। सर होम टीम के लिए तो सबसे पहले हम लोग खुद ही जिम्मेदार होते हैं, हस्बैंड वाइफ। और अगर हम दोनों का सपना एक है और डिसीजन पक्का है, तो होम टीम बनने वाली है। कई बार हम लोग हस्बैंड अपना ड्रीम बना लेते हैं, वाइफ का ड्रीम से नहीं पूछते हम लोग। कई बार वाइफ ड्रीम्स बना लेती है, हस्बैंड का ड्रीम नहीं पूछती है, तो सब अपने अपने में मस्त रहते हैं। तो इससे क्या होता है ना, सामने वाले का डिसहर्टन होता है। तो अगर हम लोग मिलजुल के कोई गोल सेट करें, तो हम लोगों के लिए होम टीम बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। और हम लोग सर हस्बैंड वाइफ, हम अपने टीम के प्रतिबिंब होते हैं। हम जो करेंगे हमारी टीम हमको देख रही है। और एमबी बिजनेस में खास करके सब व्यक्ति ग्लास हाउस में होता है, और सब व्यक्ति को देख रहा होता है कि आप कर क्या रहे हैं। और लोग वो नहीं करेंगे जो हम कहते हैं, लोग वही करेंगे जो हम करते हैं। तो यहाँ पे एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है, इसको हम लोग को ठीक करना है, हस्बैंड वाइफ को अच्छा रिलेशन अपने आप में अच्छा रखना है। तो होम टीम का सबसे पहला असर तो सर हमारे घर पे ही पड़ता है कि हस्बैंड वाइफ ऐसे अच्छे से रहते हैं, तो वो रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। कभी कभी किसी चीज को लेकर अगर सपोज दैट हस्बैंड वाइफ में वो टॉम एंड जेरी वाला डिस्कशन हुआ भी, तो सान बीच में आकर के बोलने लगता है कुछ ना कुछ। तो हम लोग को तो सबसे पहले हस्बैंड वाइफ को ठीक होकर के इस बिजनेस के लिए तैयार होना है। हम लोग जब इस बिजनेस के लिए आगे बढ़ना शुरू किए, तो टीम में जब जाना शुरू किए, तो बहुत लोग हैं सर जो अकेले काम करते हैं, बहुत लोग हैं जो टीम में काम करते हैं। तो हमको तो सबको लेके चलना है। जब जिसकी समझ आएगी तब वो अपने हस्बैंड वाइफ मिलकर के काम करेंगे। उनका अपना डिसीजन होता है कि हमको कब शुरू करना है। और कई बार लोग अपनी वाइफ को बिजनेस की जानकारी नहीं देते, हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा पीवी क्या है, हमारा कौन सी टीम है, कितनी टीम है, क्या चल रही है। कई बार लोग अपने बिजनेस या अपनी स्थिति को छुपाने के लिए वाइफ को नहीं बताते, या उनको लगता है सबसे वाहियात चीज मेरे घर में यही है जिसको बिजनेस नहीं बताना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है, जिस दिन लेडीज का ड्रीम जग जाता है ना, कई बार 4 या 5 बजे हमारे पास कोई शेड्यूल नहीं होता है, तो ये परेशान कर देती है, आज कहाँ चलना है, आज किसके यहाँ जा रहे हैं। ये तब हो सकता है सर जब बिजनेस का क्लियरिटी वाइफ को भी हो। True. तो हस्बैंड वाइफ को ये क्लियरिटी रहना बड़ा जरूरी कि हम किस बिजनेस को कर रहे हैं, कहाँ पहुंचने वाले।
हम लोगों ने जैसे बताया सर कि हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि हमको बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रो करना, आगे बढ़ना है, तो सिर्फ हमने डिसीजन नहीं लिया है, हमको लगता है कि इसमें 60% पावर इधर से आया हुआ है सर, 40% ही हमारे साइड से शायद हो, तो हम लोग मिलजुल के अगर बढ़ते हैं तो ज्यादा ग्रोथ हो सकता है सर। बिल्कुल। और सर बोले जैसे कि टॉम एंड जेरी होते हैं, लेकिन एक और है कि 11 होते हैं सर। Yes. अगर दोनों ही काम करते हैं तो 100%, तो सोचिए जरा सा कि वो 200% हो जाएगा। तो हम लोग जो दोगुना ग्रोथ चाहते हैं, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं, तो हस्बैंड वाइफ अगर मिलके काम करते हैं तो ज्यादा होता है। ऐसे भी बोला गया है सर कि क्या कहते हैं, हस्बैंड अगर हेड है तो वाइफ नेक होती है। अगर हस्बैंड लोग कोई प्रोडक्ट लेके आए घर में और वाइफ वो ना कह दे तो हस्बैंड की मजाल नहीं है। अगर वो गर्दन मतलब नहीं, हम अगर स्पॉन्डिलाइटिस हो जाए तो गर्दन हिलाना, सिर को हिलाना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही अगर वाइफ नहीं समझे तो उसको हिलाना बहुत टफ है। तो दोनों को ही साथ साथ अगर मिलकर काम करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और हम सफर है, जैसे बोला था हम सफर है, तो साथ साथ चलेंगे ना, आगे पीछे क्यों चलेंगे। बिल्कुल। और एक चीज बोलेंगे सर, हस्बैंड वाइफ जो है ना इस बिजनेस में सुई धागे की तरह होते हैं। सुई चाहे जितना भी आगे बढ़ ले, अगर धागा पीछे से ना जाए ना तो कुछ भी सिल नहीं पाएगा। वेरी ट्रू। तो ऐसे ही अगर हस्बैंड लोग टीम में लाते हैं लोगों को, उन लोगों को टिकाना, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना, ये वाइफ का काम है। वो सिलाई का काम धागा ही कर सकती है, लेकिन सुई की भी जरूरत है, क्योंकि सुई को भी आगे आगे साथ में चलना होगा और धागा को साथ में लेके चलना होगा। और माँ बाप की तरह ही दोनों होते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही साथ साथ काम करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जेंट्स लोगों को तो जल्दी मतलब गुस्सा आता है कि चलो इसे ऐसा करना चाहिए, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जैसे सर किसी को अगर मान लेते काउंसलिंग टाइम में ऐसा बोलते थे, तुम ऐसा करना चाहिए, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैं पीछे से उसे ये चीज जरूर कहती हूँ, अरे किसके लिए कहा सर, आपके लिए ना। तो जैसे माँ बाप में पिता की फटकार अगर जरूरी है तो माँ का प्यार भी तो जरूरी है। वेरी ट्रू। तो इसीलिए दोनों अगर मिलके काम करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। बहुत ही बढ़िया, मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ यू। लास्ट में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, देखो समटाइम्स क्या होता है ना कि अपलाइन के लिए जो है कुछ डाउनलाइंस ब्लेसिंग होते हैं, एंड यू कपल्स आर ऑल्सो ए ब्लेसिंग फॉर आवर टीम। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया बातचीत करके, और मैं समझता हूँ सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूँ संस्कार मीटिंग को आप और प्रमोट करिए सो दैट आपकी थिंकिंग चेंज हो, और सबसे बड़ी बात है कि आपको सीखने को मिले और इतनी अच्छी तरह से सीखने को मिले। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। या कुछ कहना चाह रहे हैं? लास्ट में 2 लाइन हम जरूर बोलना चाहेंगे। प्लीज। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं का शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं का शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, सारी नॉलेज आपको मिल गई, लेकिन जैसे कि नरगिस ने लास्ट में कहा है, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो यू हैव टू टेक एक्शन। जितनी भी नॉलेज मिली है, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो वो सब बेकार है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि एग्जीक्यूशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच उल्फत एंड नरगिस। थैंक यू इट्स सर। रियली प्राउड और विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू।